हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई बाय श्री चैतन्या पे। मैं हूं अनिरुद्ध सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज हम अपने बिटसैट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम ढेर सारे सवाल आपको कराएंगे बिटसैट लेवल वाले, जहाँ पे याद रखना क्वेश्चन डिफिकल्टी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, सिंपल ऑफन थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज स्पीड। तो हम इन सेशंस के दौरान वैसे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आपको देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा गोल भी ये रहेगा कि हम चीज़ों को स्पीड में करें, क्योंकि आपको बिटसैट में आपको बेसिकली 30 है, ऑलमोस्ट 130 सवाल आपको 3 घंटे में करने होते हैं। अब 130 सवाल 3 घंटे में, जिसमें 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 40 मैथ्स वैसे ही टाइम खाएगा, अज्यूमिंग कि आपका लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा जल्दी हो जाए, बट स्टिल दैट्स इवन लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। पहला सवाल यहां पे दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम is bent to form a square of ABCD। ये वाला स्क्वायर मैंने बनाया। End A is connected to a point P on the side DC by a wire AP of resistance 1 ohm। When a potential is applied between A and C, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैंने सेल लगाया है of V, तब the resistance of the part DP if the points, ये इंपॉर्टेंट है, the points B and P are at the same potential। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। अब इसको लेके आप ब्रेक डाउन करके चार्ज पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टिविटी, ये सब के रास्ते में बच्चे जाते हैं, विच इज अ इनकरेक्ट मेथड। शॉर्टर तरीका हमको ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप यहां पे समझो कि आपका पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में आपने लगाया, तो अगर आपने अज्यूमिंग कि यहां पे एक सेल लगाया ऑफ पोटेंशियल वी का, तो आपको पता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल V/2 होगा। कैसे पता है? क्योंकि इस लाइन के थ्रू उसको पोटेंशियल V खाना है, इधर का रेजिस्टेंस और इधर का रेजिस्टेंस सेम है, तो आप 100% जानते हो कि यहां से यहां तक आने में आधा पोटेंशियल चला जाएगा। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को पता है कि अगर ये पॉइंट P का पोटेंशियल भी B की तरह हुआ, तो यहां पे भी पोटेंशियल V/2 है, और V/2 उस पॉइंट का पोटेंशियल तभी हो पाएगा जब इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस पार्ट रेजिस्टेंस। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, लॉजिक लगा के सिंप्लीफाई किया ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो हमने एस्टैब्लिश किया कि इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट रेजिस्टेंस। अब हम कैसे बने? अज्यूम करते हैं कि ये जो डीपी लेंथ है उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। हर एक पाथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? हर एक लाइन का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। कैसे पता? क्योंकि 8 ओम का टोटल मैंने 4 भागों में उसको फोल्ड किया है, हर एक का 2 ओम्स है। इसका R है, तो ये पहले तो ओरिजिनली पूरा 2 ओम्स था, तो इतने से पार्ट का भी 2 - R रहेगा रेजिस्टेंस। ये एपी वाले लाइन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1 ओम। तो मेरे को क्या करना है? इस पार्ट का जो इक्विवेलेंट है that should be equal to 2 - R, ठीक है। that is the shortest way। तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 + R into 1 divided by 2 + R + 1। ये बेसिकली इस लाइन का इक्विवेलेंट हो गया। 2 + R सीरीज में इन पैरेलल विद 1 ओम, that should be equal to 2 - R। ये मैं चेक कर रहा हूं। 2 + R is equal to, this is 3 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा मेरे को? 2 + R is equal to 6 + 2R - 3R, जो कि -R देगा और -R² देगा, ठीक है। ये बेसिकली +2R - 3R से R आया। अब मैं चीज को इस साइड पे लेके आता हूं, R², ये आएगा +2R, ये आएगा -4, दैट इज 0। मेरा क्वाड्रेटिक पे आ गया। मैं इसी R को ढूंढ रहा हूं, मेरे को रेजिस्टेंस ऑफ डीपी चाहिए, वही R है मेरा। तो R इज इक्वल टू, श्रीधर आचार्य लगाएंगे, -B विच इज -2 प्लस माइनस √/B² - 4AC, दैट्स अ 4 माइनस ऑफ 4 into 1 into -4 डिवाइडेड बाई 2A, दैट्स अ 2। क्या मिला मेरे को यहां पे? दिस इज √20, 16 and 4 √20, दैट इज अ 2√5 -2 + -2 √5 डिवाइडेड बाई 2।
अब माइनस वाला हो नहीं सकता क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। माई ओनली पॉसिबिलिटी इज -2 + 2 √5। उसको करेंगे तो मेरा आएगा √5 - 1, ऑप्शन बी। ठीक है, अब पहले बात आप बताओगे सवाल सर समझ में तो आया, लेकिन आपने तो अभी बताया बिटसैट में छोटे सवाल आते हैं, ये तो आपने छोटा सवाल नहीं दिया, ये तो आपने फैलाया हुआ एक्सप्लेन वाला सवाल दिया। बिटसैट याद रखना एक जनरल डेटाबेस से आता है, ठीक है, क्योंकि उसके पेपर मेंस की तरह सेट नहीं होते कि बैठ के कोई टीचर उसको पैटर्न डिफिकल्टी के बेसिस पे सेट कर रहा है, नहीं, इट्स रैंडमली जनरेटेड उनके क्वेश्चन बैंक से। और अगर वैसा टाइप का पेपर आया, रैंडम जनरेशन पे आया, उस क्वेश्चन बैंक में 2-3 ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया। तो ये मत सोच के रहना कि कुछ नहीं है, एकदम सारे एकदम सिंपल रहने वाले हैं, सिंपल रहेंगे लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे, बट मेजॉरिटी में आपका टाइम बच जाएगा। इसीलिए अगर आपने पहले ये सवाल देखा, घबराओ मत कि अब क्या होगा, मेरे को तो इस पे टाइम लग गया, आगे वाले सवाल इजियर रहेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, पहला वाला हुआ हमारा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, तो its components in the yz plane and the zx plane कितना होने वाला है? ये ऑलमोस्ट एक मैथ्स का ही सवाल है। शंट रेजिस्टेंस S is IgG by I minus IG, वहीं पे आ जाता है। चलो इसको देखते हैं। अगर मैं yz प्लेन पे हूं तो इसका yz प्लेन में एज अ वेक्टर सिर्फ y और z कंपोनेंट बचा रहेगा, -3i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3² + 4², जो कि 5 है। अब उसके आगे सॉल्व भी मत करो, याद रखना ऑप्शंस हमेशा देखना। ऑप्शन डी पे ही एकमात्र है पहला ऑप्शन 5, दैट्स इट। यस करेक्ट पूर्वी। अगेन हम बिटसैट का कर रहे हैं, अगर मेरे को ZX करना है ऑब्वियसली मैं 2i कैप प्लस 4k कैप रहेगा उसका मैग्नीट्यूड करूंगा, लेकिन मेरे को उस पर जाना ही नहीं है। आप ऑप्शन देखो, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना है आपको, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस करना है तो करो। इफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज π/3, देन द एंगल बिटवीन 2a वेक्टर एंड 3b वेक्टर कितना होने वाला है? अगेन करे सॉल्व करना, अगेन इट हैज टू बी विद स्पीड। आप देखो a वेक्टर और b वेक्टर को मैंने अगर 2a वेक्टर और 3b वेक्टर कर दिया, डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब टेक्निकली एंगल में कुछ फर्क पड़ना चाहिए नहीं। एंगल में फर्क पड़ेगा इस नेगेटिव साइन की वजह से, क्योंकि इफेक्टिवली मैंने बी वेक्टर को घुमा दिया है। अगर बी वेक्टर को मैंने घुमा दिया है, पहले अगर आप लोग ए वेक्टर ऐसा था और आप लोग बी वेक्टर ऐसा था, मैंने बी वेक्टर को जैसे ही घुमा दिया, एंगल अब इससे ये हो गया, एंड दैट इज एसेंशियली, ये अगर थीटा था ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3, ऑप्शन 2π/3। बस ये नेगेटिव साइन ही फर्क लाता है। यस करेक्ट पूर्वी, इट्स ऑप्शन बी 2π/3। अगले वाले पे चलते हैं। डिमेंशनल एनालिसिस का सवाल है। अगेन सब नहीं करना है आपको, आप ऑप्शंस देख देख के आगे बढ़ो, एक एक करके मैच कराओ, देखो ऑप्शंस मैच किसमें कर रहा है। जिस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा हाँ आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, दैट्स इट। ओके, पूर्वी हैज गॉन फॉर ऑप्शन सी। देखते हैं इजियर क्या है। एंगुलर स्पीड मेरे को पता है t⁻⁻1 है, दैट्स इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है, ठीक है, मास इनटू kg/m² होता है। तो हम देखते हैं B1 और D3 जो सबसे इजी वाले हैं, B1 D3 एक ही में मैच कर रहा है, इट्स ऑप्शन 2। नहीं सॉरी नहीं, ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी, दैट्स इट। इजीएस्ट वाले पे बढ़ो आप। करेक्ट दिनेश, करेक्ट मनी, इट्स ऑप्शन सी। अगले वाले पे चलें। आपको देखो बाकी करना ही नहीं, जिसको तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ उसको डालो पहले, फिर चेक करो ऑप्शंस मैच कर रहे कि नहीं। वर्नियर कैलिपर का सवाल है, 0 एरर प्रोवाइडेड है आपको। ओके, वन आंसर फ्रॉम पूर्वी, ऑप्शन ए। देखते हैं लीस्ट काउंट दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ द वर्नियर इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल, मतलब पॉजिटिव 0 एरर है। कितना है? 6 डिविजन कोइंसाइड, सो 0 एरर इज इक्वल टू 6 × 0.1, सो 0.6 मिलीमीटर। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है? अब मैं रीडिंग लेता हूं। रीडिंग जीरो ऑफ वर्नियर लाइज बिटवीन 3.2 एंड 3.3, मतलब माय रीडिंग इज 3.2 प्लस कौन सा डिविजन कोइंसाइड कर रहा है? 4th डिविजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू द लीस्ट काउंट, ये बेसिकली 0.01 है, तो 0.04 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कर रहा हूं, माइनस द जीरो एरर क्या है? 0.06। यूनिट में झोल मत करना, दैट्स इट।
तो यहां पे कितना कैलकुलेट करके आएगा? यस, इट इज ऑप्शन बी 3.18। नहीं पूर्वी, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चेक करो आप, डिमेंशन एनालिसिस का है फिर से, अगेन सिंपल स्टफ। ए इंटू टी, फोर्स का डिमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2, वो होता है फोर्स का डिमेंशन, ठीक है। तो ए इंटू टी अगर MLT माइनस 2 देता है तो ए शुड बी इक्वल टू MLT माइनस 3, और बी इंटू टी स्क्वायर उसको MLT माइनस 4 होना पड़ेगा। आप देख के ही कर सकते हो, कैलकुलेट करना चाहो करो, अदरवाइज आप उसको मेंटली भी कर सकते हो यहाँ पे कि मेरे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई शुड गेट MLT माइनस 2, इसको टाइम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं आई शुड गेट MLT माइनस 2। चलो इस पे जाओ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ऑफ अ पार्टिकल is shown in the figure. Velocity time graph of the particle would be what? Acceleration versus time graph दिया हुआ है, particle shown है, velocity time graph कैसा होगा? Obviously velocity time graph is going to be a parabola. Straight line हो नहीं सकता, ठीक है, यहां पे straight line हो नहीं सकता because it's a variable acceleration. Constant acceleration होता तो straight line होता, right? तो it is going to be a parabola. Circle ellipse तो हो ही नहीं सकता because they move backwards. तो time axis में वो backwards जा ही नहीं सकता। ओके चलो नेक्स्ट वन, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले पैसेंजर ए का स्पीड मीटर्स पर सेकंड में निकाल लेते हैं। मीटर्स पर सेकंड में क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, ये 5 से जाएगा, सो दैट्स 25 मीटर्स पर सेकंड। और ट्रेन बी का कितना है? ये 3 से जाएगा, दैट्स 15 मीटर्स पर सेकंड। तो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस पे आ रहे हैं, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो मेरा रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करके आएगा 25 प्लस 15 40 मीटर्स पर सेकंड। अब टेक्निकली कितनी देर के लिए वो मूव करता दिख रहा है? 8 सेकंड्स के लिए। तो उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैसेंजर इन ए, उसको पैसेंजर बी आता दिखेगा एट 40 मीटर्स पर सेकंड एंड ही विल पास फॉर 8 सेकंड्स। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 40 इंटू 8 320। इट्स ऑप्शन सी। चलो अगले वाले पे चलते हैं, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो तब ये सवाल जल्दी होगा। इसको करने का एक तरीका है, आप एंगल निकालो, कैलकुलेट करो कि √3 आई कैप कहां पे है, फिर उसको 30 डिग्री में टर्न करता हूं क्लॉकवाइज तो किस एक्सिस पे जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसको करने का शॉर्टर तरीका क्या है? ऑप्शंस को देखो। आप अगर वेक्टर को रोटेट कर रहे हो तब आपके पास मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज होगा नहीं, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है? इसका मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट्स। इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन पे 2 यूनिट्स मैच करता है, दैट्स इट, ऑप्शन बी करेक्ट। यस युवांश, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू। लॉन्गर वेज आप इसका निकालोगे कि व्हाट इज एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, वो आपका आएगा 30 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 1/3। उसके बेसिस पे आप प्रोसीड करोगे कि फिर मैं 30 डिग्री घुमाता हूं, फिर आएगा, फिर आप मैग्नीट्यूड करोगे। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से अक्सर ऐसे दिए रहते ताकि आप उसको शॉर्टर कर पाओ, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। Go for this. Rain falling vertically with a speed of 10 meters per second. Cyclist moving on a straight road. तो rain will appear to be coming with a velocity of what? देखो सिंपल सा है, आप अगर वेक्टर ड्रॉ करते हो रेन का, दिस इज वेक्टर फॉर द रेन। वेक्टर ऑफ द पर्सन जो जा रहा है साइक्लिस्ट का, वो तो हॉरिजॉन्टल होगा, वो इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट्स दिस। अब दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहां पे रेन आ रहा है, दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन टू यू एज 20 और रेन का दिया हुआ है एज 10। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल था। तो उसके बेसिस पे आपका ये जो वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज जस्ट रूट ओवर ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दैट्स √400 माइनस 100 जो कि √300 होगा, विच इज 10√3, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले वाले पे। Ball is thrown up with a certain velocity at an angle theta to the horizontal. Kinetic energy of the ball varies with the horizontal displacement as what? Again, logically सोचो, calculation पे मत उतरो. Most BitSat questions can be solved with logic. It is going to be option C. क्यों? क्योंकि obviously आप देखो velocity तो change हो रहा है, ठीक है, total energy constant है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन आप वेलोसिटी का सोचो, जब आपने लॉन्च किया उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे मैटर करता है काइनेटिक एनर्जी। अब स्पीड ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, लेकिन मैं पैराबोलिकली चेंज हो रहा है बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग, एक्सीलरेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं क्यों ऑप्शन बी पे नहीं जा रहा हूं? क्योंकि
इट्स गोइंग फॉर ऑप्शन सी, क्योंकि इवन जहां पे उसका स्पीड मिनिमम है, इट्स स्पीड इज नॉट जीरो, इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट उसका कुछ तो स्पीड है, मतलब इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट उसका किनेटिक एनर्जी तो होगा ही। तो दैट इज वाई यू हैव दिस, कि शुरुआत में ज्यादा है, फिर कमता है, फिर एंड में ज्यादा होगा। वी कॉज कांस्टेंट होगा। किनेटिक एनर्जी तो डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट है ना, वो बस शुरुआत में मैक्सिमम है, एंड में मैक्सिमम है। अब बीच में जीरो नहीं होता है, बस बीच में उसका वैल्यू कमेगा लेकिन जीरो नहीं होगा उसका कभी भी, क्योंकि इट्स देयर इज ऑलवेज सम स्पीड, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, देयर इज ऑलवेज सम स्पीड। इसको बताओ। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट ओनली पोटेंशियल, ये प्रोजेक्टाइल है, इट्स नॉट अ पार्टिकल थ्रोन अप। पार्टिकल सिंपल ऊपर किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट में भी तो उसका एक स्पीड है। क्या दिया हुआ है? फ्लोर ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन 1.5, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी आपका हो गया 11.5, 10 प्लस 1.5, तो ये 2 kg नीचे कितना अपना वेट लगाएगा, वेट विद द इफेक्टिव ग्रेविटी, दैट इज 20 इंटू 11.5, तो 20 इंटू 11.5 वही उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 230। यस करेक्ट, इट्स ऑप्शन बी। यस, चलो अगले वाले पे चले। देखो, टू पुश इट अप द इंक्लाइन, आप mg sin थीटा के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हो, तो उस केस में द फोर्स इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। This is 3 times the force required to stop it from sliding. Force required to stop it from sliding मतलब mg sin थीटा नीचे, आपको फ्रिक्शन भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन भी ऑपोजिट टू mg sin थीटा है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब यहां पे मेरे को, अच्छा ये 3 टाइम्स है, mg's को हटाओ सबसे पहले, खाली खाली 10 बार मैं लिखूंगा नहीं उसको तब। डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइड बाय cos थीटा करेंगे तो यहां आएगा tan थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 3 म्यू। मैं म्यू ढूंढ रहा हूं, तो इसको इधर लाओ, तो बेसिकली 4 म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 पे लाओ, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू आई बिलीव दिया हुआ है हमको, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45, tan 45 इज 1, सो 1/2, द आंसर इज ऑप्शन ए 0.5। यस, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग लेके उतना बॉदर मत करो आप, ठीक है, उतना बॉदर आप मत करो। बेसिक अगर आपको, आप बस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, बेसिक लैंग्वेज का आइडिया है, आप इंग्लिश में अच्छा कर लोगे। और लॉजिकल रीजनिंग, इनफैक्ट अगर आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग भी आपका बन जाएगा। वो बहुत बच्चे बोलते हैं कैट के पढ़ो, ये पढ़ो, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। हाँ, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा वहां पे, दैट्स इट। एक और चीज बिटसैट का बता दूं, बिटसैट में वो बात है ना कि 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुल जाते हैं, आप फुल मार्क्स से भी ज्यादा, 390 से भी ज्यादा उठा सकते हो अगर 12 क्वेश्चन आपने खोल लिया। उसको चेस तभी करो जब आपने अराउंड 110 सवाल एटलीस्ट खुद से सही किए हैं, 110 से 115 आपने खुद से सही किए हैं, तभी आप गैम्बल लो लास्ट 15 पे। मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने हो सकता है 100 सवाल किए हैं, ठीक है, 100 सवाल करेक्ट किए हैं, 130 है, वो तुक्का मारते हैं अगले 30 सवाल में ताकि एक्स्ट्रा 12 खुल जाएं। ये 12 वाला एक थोड़ा स्ट्रेटेजी है कि आप पूरा 130 मार्क करोगे और 130 मार्क करने के बाद वो लॉक हो जाएगा, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर 12 सवाल खुलेंगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे बच्चे 100 सवाल हुआ है, वो सोचते कि अगले जो है मेरे पास 30 सवाल वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अभी तुक्का लगा देता हूं, वो 12 खुल जाएंगे, मे बी 12 में मैं नंबर उठा दूं। डू नॉट टेक इट, ओनली इफ यू हैव रीच्ड अराउंड 115 सवाल आपने खुद कर दिए हैं, ठीक है, आप तभी एकमात्र वो गैम्बल लो, क्योंकि आपको अगर अपने 15 सवाल बाकी है, 15 में आपने तुक्का लगाया, आपका मैक्सिमम -5 जाएगा उस पर, ठीक है, सॉरी -15 जाएगा, और वहां पे 12 में से आपने अगर सही 5 कर दिए तो आपको वो आ जाएगा। तो जनरली एटेल 115 से 120, आपने 120 सवाल किए हैं, वहां पे भी यू कैन स्टिक, क्योंकि आपने अगर 120 किए हैं एट 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 120 सवाल आपको पता है आपने सही किए हैं, यू आर ऑलरेडी एट 360 आउट ऑफ 390, तब आपको जुआ खेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिट्स पिलानी में CS का कट ऑफ 330 पे जाता है। अगर आप उसके ऊपर पहुंच गए हो,
आपको लग रहा है आप उसके ऊपर पहुंच रहे हो ऑलरेडी, डोंट टेक अ गैम्बल नेगेटिव वाले का। लेकिन बच्चे उसको लेके ही इतना सख्त इन हो जाते हैं, पहले उसको करने की कोशिश करते हैं, उसी के ऊपर पूरी आशा लगाए बैठे रहते हैं। मैं बता रहा हूं मेन फैक्टर आपका फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही रहने वाला है। चलो इसको करो। टू बॉडीज हैविंग किनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो ऑफ 16:9, सेम लीनियर मोमेंटम, रेशियो ऑफ देयर मासेस इज व्हाट। जो बच्चों ने एडवांस दिया है अभी उनके लिए बिट सेट देना उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है। करते हैं यार ये तो बेसिक वाला है, मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, p²/2m। मोमेंटम दोनों का सेम है, सो k इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर उनके रेशियो ऑफ किनेटिक एनर्जी 16:9 है, रेशियो ऑफ देयर मासेस इज 9:16, दैट्स इट, ऑप्शन डी। बस फिजिक्स गैलेक्सी में एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उसमें द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स थोड़े अलग हैं। मतलब कुछ टॉपिक्स जो आपके बाकी सभी बुक्स में एक चैप्टर में मिलेंगे, वो टॉपिक निगलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो किसी और चैप्टर में रहेगा फिजिक्स गैलेक्सी में, तो उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। अगर आप उसके साथ पैरेलली दूसरा बुक कर रहे हो तब आपको लगेगा कि इसमें नहीं है, उसमें है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं तो एज इंडिपेंडेंटली फिजिक्स गैलेक्सी अच्छा है। फिजिक्स गैलेक्सी के 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है ना वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसका जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस रहते हैं। चलो इसका बताओ, सिंपल तरीके से करना ही है, नो आंसर हियर। देखो ये ग्राफ में बच्चे क्या करेंगे, वर्क डन पूछा है राइट, वर्क डन में वो क्या करेंगे, इससे स्लोप के बेसिस पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन लेके मास के साथ मल्टीप्लाई करके फोर्स आएगा, फोर्स के बाद वो करेंगे यहां पे एरिया अंडर द कर्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके दे गेट द वर्क डन। काहे झमेला लेना है, आपका इनिशियल स्पीड वाज 10, आपका फाइनल स्पीड इज 20, वर्क डन इज जस्ट द चेंज इन किनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ आप, कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना है, दैट इज 1/2 mv², कहां से 20² -10², ये -20 होल स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा क्या आएगा, मास 2 kg है, वो इसको काट देगा, 400 -100, दैट्स इट, इट इज 300 जूल्स। आ गया। अच्छा बताओ, इसका हॉलो सिलेंडर है, आप फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा। द टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर क्या है, वो चिपकाओ, आपको अल्फा मिल जाएगा। देखो टॉर्क जो आएगा 30 इंटू द रेडियस 0.4, ठीक है, वहीं पे तो एज पे ही लग रहा है, हमारा रेडियस पे ही लग रहा है। दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं डायरेक्टली फॉर्मुलाज लगा रहा हूं, m इंटू आर स्क्वायर विच इज 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, एम आर स्क्वायर होता है हॉलो सिलेंडर का, इंटू अल्फा, मैं यही अल्फा ढूंढ रहा हूं, 1.4 हटाओ, इसको 10 से हटाओ, सो आई हैव अल्फा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.4, इसको हटाओ 100/4 जो कि आया 25, सो यू हैव ऑप्शन सी। क्या बात है, मेरे को कोई आंसर नहीं मिला इस पे। बढ़े आगे बच्चों, अगर आपको सवाल पसंद आ रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये असेंबल करके हम लाते हैं, वी गिव इट ऑल फॉर फ्री, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है, तो मेक श्योर आप वीडियो को जरूर लाइक करते हो। हम मीनवाइल बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मास 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा इफ इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखो पूरा फैला कभी नहीं करना है, मेरे को पता है इट इज √2gm/r राइट। मैं पूरा बैठा के रेशियो वेशियो नहीं, टाइम सेव करो अपना। सिंपल देखो, मास में 9 टाइम्स है, रेडियस में 4 टाइम्स है, तो आपको पता है प्लैनेट का वुड बी 3/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि 9/4 का फैक्टर आएगा, वो बाहर आएगा एज 3/2। सो 3/2 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंटू 11.2, 3/2 इंटू 11.2 विल गिव यू 16.8, दैट्स इट, ठीक है। अगले पे चलते हैं। बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी व्हाट। एक फॉर्मूला है फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सर्फेस टू अ सर्टेन हाइट, वो वाला आप याद कर लो। इंस्टेड ऑफ पूरा फैला के आप जब कर रहे हो कि पोटेंशियल हियर पोटेंशियल देयर, उसके बेसिस पे इज जस्ट mgh 1 + h/r। ये है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सरफेस टू हाइट h।
ओलंपियाड सेक्शन ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी, मतलब ठीक है, बट आई स्टिल फील फिजिक्स गैलेक्सी का मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट इज इट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. अगर आप ओलंपियाड के लिए करना चाहते हो, बेटर बुक इज पाथफाइंडर. अगर आप डेडिकेटेड ओलंपियाड के लिए करना चाहते हो, बेटर बुक इज पाथफाइंडर. लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ पे एडवांस के लिए आपको भी जाना है. आप पहले अच्छे से, बच्चे वही करते कि शुरुआत में ही रोडो उठा लेते, शुरुआत में ही पाथफाइंडर कर लेते हैं. नहीं, पहले पिक फिजिक्स गैलेक्सी, 700 इलस्ट्रेशंस. अगर आप BM शर्मा से कर रहे हो, वहाँ से अच्छी अच्छी जगहों से पहले आप करो, लेवल को बिल्ड करो. इवन आई बिलीव कि उससे भी बेटर आप शशि भूषण तिवारी पे करो. जी हैपेंड, व्हाट वाज द लेवल ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू यू? इट वाज मॉडरेट, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. काफ़ी बच्चे मेरे को बोलता है कि पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट है, पेपर 2 ने हालत ख़राब कर दी. आई डोंट थिंक फिजिक्स में बहुत डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली कुछ डिफिकल्ट सवाल रहेंगे ही, इट्स एन एडवांस्ड, लेकिन उसमें काफ़ी सवाल थे जहाँ पे आप अच्छे स्कोर कर सकते थे. इनफैक्ट देयर वेर अराउंड 2 और 3 सवाल जिस पे अगर आपको बेसिक मेंस लेवल नॉलेज है और आपने बस लैंग्वेज पिछाया हुआ है, उसको आप समझ जाओ, कॉन्सेप्ट वहाँ पे काफ़ी डायरेक्ट था, उसको लगा के आपके नंबर आ जाते हैं. आई नो, बट बच्चे यूजुअली कंपेयर कर रहे हैं ना कि पिछले साल एंड सो ऑन. पिछले साल थोड़ा सा पेपर ईजियर आया था, वो करेक्ट बात है, बट दिस वाज अ मॉडरेट पेपर. दिस वाज नॉट लाइक जैसे 2016 वाला, 2022 वाला कंसिडर किया था कि बहुत टफ है, उतना नहीं था. ओलंपियाड सेक्शन ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी, लाइक इट्स गुड. मैं बताऊंगा फिर भी ओलंपियाड के लिए आपको पाथफाइंडर इज अ बेटर ऑप्शन. तो दिस इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट? अब मेरा हाइट क्या था? हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर. आर आर कट गया, यू हैव 2. ये 2 इस 2 को काट देगा, सो v mm काट देगा. v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी आर. यस, करेक्ट, इट्स ऑप्शन बी. वेटेज वाज ऑड, दैट आई विल अग्री. थोड़ा सा वहां पे अलग हो गया, जैसे मतलब रे ऑप्टिक्स वगैरह जो हायर वेटेज रहते हैं, लेकिन इस बार बाकी चीज़ों से भी थोड़े और वेटेज आ गया. बट इट्स गुड, थोड़ा वेरिएशंस रहना, नहीं तो सब वो मतलब एडवांस्ड शुड बी समथिंग जहाँ पे आप सोचो, बच्चे का एक्चुअल स्किल लेवल टेस्ट हो. वो भी मेंस की तरह मेथड बेस्ड हो गया कि ये हाई वेटेज है, ये रट लो, ये फॉर्मूलास करके जाओ, ये सवाल इसी टाइप का सवाल आएगा, वैसा हो गया तो एडवांस में मज़ा कहाँ रहा. इट्स गुड. जो बच्चा सोचना सीखा है, he will get benefit. That should be the goal for advanced. Advanced should be about thinkers. It should not be about people जो बैठ के रगड़ के बस फॉर्मूला दिमाग में ठूस रहे हैं. और वो उनके लिए मेंस रहने दो. मेंस से करो, मेंस में अच्छे नंबर आएंगे. एडवांस में इट शुड बी लाइक सोचना आपको आता है. यू शुड बी क्रिएटिव विद क्वेश्चंस. कुछ चीजें मिला लेते हैं, जैसे टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक फटीग, मेरे को पता है. डी के साथ 2, 2 ऑप्शंस में है. मैं अगला क्या मैच कर रहा हूं? शेयरिंग स्ट्रेन इज टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है. बी के साथ 1, इन दोनों में कहां पे मैच करता है? सी पे. यस, डन. जो सिंपल, सबसे सिंपल मैच करते हैं वहां पे लगा लो, ठीक. बाकी आपको देखना ही नहीं है. गो फॉर दिस अगेन, सिंपल क्वेश्चन. Bulk modulus of a liquid 3 × 10⁻10. Pressure required to reduce volume by 2%. 2% है, वो परसेंटेज को सही से करना आप. बच्चे वो 2% में भूल जाते कि 2/100 होता है 2%. B is equal to P divided by del V over V. टेक्निकली एक नेगेटिव साइन है, आई डोंट केयर अबाउट दैट. मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहा हूं. तो प्रेशर इज del V by V. del V by V क्या है? del V by V is not 2. del V by V is 2/100. वो परसेंटेज है. तो B is 10 to the power 3 × 10 to the power 10. 2/100. ये 10 to the power 8 क्या? 6 × 10 to the power 8. इट्स ऑप्शन सी. करेक्ट अभिनव, करेक्ट तनिष्का. तो उसका ध्यान रखना, वो del V by V बच्चे 2 लिख देते हैं, वहीं पे हो जाता है झोल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, पॉजिटिव चार्ज दिया तो एक्सपैंड किया, नेगेटिव चार्ज देंगे तो भी वो एक्सपैंड करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस. वो तो पॉजिटिव भी रिपेल करता है, नेगेटिव भी रिपेल करता है. सो यस, इट्स जस्ट गोइंग टू बी ऑप्शन ए. इट्स जस्ट रिपल्शन. वो चार्ज जैसे ही आपने दिया, वो चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आपको पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, सेम ना. प्रेशर तो आउटवर्ड ही मारेगा, क्योंकि चार्जेस तो रिपेल ही करेंगे. करें इसको सिंपल. एक्सेस प्रेशर इज 3 times दैट ऑफ द अदर बबल. एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? इट इज 40/R, क्योंकि आपका सोप बबल है.
नॉर्मल बबल होता तो 2T/R होता, तो 4T/R है, मतलब मेरा R1/R2 रेशियो ऑफ द रेडियाई इज द इनवर्स रेशियो ऑफ द प्रेशर, तो वो 3 टाइम्स था, मतलब यहां पे 1/3 टाइम्स होगा। ठीक, अब मेरे को बोला है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इज बेसिकली R1/R2 होल क्यूब, जो कि 1/27 होगा 3 क्यूब, ऑप्शन सी। चलो अगले पे चले। ये स्लाइटली ट्रिकी, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से झोल रहे हैं तो। आइस क्यूब मेल्टिंग इनटू वाटर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, चेंज नहीं करता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्या होगा? देखो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे ज्यादातर बच्चे क्या मार्क करेंगे? दे विल मार्क इट डज नॉट चेंज। क्यों डज नॉट चेंज मार्क करेंगे? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला किया है NCV/dt, ठीक है, जहां हमने ऑलरेडी क्या हुआ था कि टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क कहां पे है? फर्क यह है कि वो जब हम करते हैं दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पे हम एक आइडियलाइज्ड केस लेते हैं कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब याद रखना, इंटरनल एनर्जी में टेक्निकली पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट देयर, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक इज जस्ट टेम्परेचर, तो इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, काइनेटिक चेंज नहीं होता, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम सॉलिड्स लिक्विड्स पे आ जाते हैं, उनका इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी आ जाता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट इज द पार्ट दैट चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, लेकिन वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई द इंटरनल एनर्जी ओवर हियर एक्चुअली इंक्रीजेस, क्योंकि आप फीड इन कर रहे हो एनर्जी को, वो जा कहां रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो किनेटिक में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड्स लिक्विड्स में वो जानना कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम वो अजम्पशन लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सॉलिड्स लिक्विड्स में वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। क्लियर है, समझ में आया? करेक्ट तनिष्का, गुड। इतना सोच के किया था तनिष्का, या लगा कि हाँ एनर्जी दे रहे हैं तो होना चाहिए? अगर उस लॉजिक से भी कियो चल जाएगा। बहुत जगह पे आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा इन बिटसेट, बहुत सारे फैक्चुअल बेस्ड स्टफ होंगे, आपको थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सोच वोच के करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं। Ideal gas expands in such a manner that its pressure and volume can be related by the equation PV square is a constant. During this process the gas is heated, cooled. ये PV के टर्म्स में दिया हुआ है, आप कैसे टेम्परेचर के बेसिस पे करोगे? ठीक है तनिष्का, अभी लॉजिक समझ में आया? किस लॉजिक पे हुआ? आपने लगा दिया आधा तुक्का, दिस इज लाइक हाफ तुक्का। देखो इसको करना बहुत आसान है। कैसे करोगे आप ये? एक है एडियाबेटिक के सोच पे, पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो, राइट? एडियाबेटिक हो रहा है तो उसके बेसिस पे कूलिंग होगा, सो ऑन। दूसरी चीज आप सिंपल कर सकते हो, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, पी की जगह मैं nRT/V लगा देता हूं, एक भी कटेगा तो टीवी इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, तो टी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट्स इट। तो वॉल्यूम अगर आपने डबल किया तो टेम्परेचर इज गोइंग टू गो डाउन, एक्सपैंड किया तो टेम्परेचर इज गोइंग टू गो डाउन, इट इज कूल्ड। इवन सिंपलर तरीके से हो गया। आप लॉजिक से भी कर सकते हो, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो टेम्परेचर कूल करता है, यू कैन गो बाय दैट एज वेल। ठीक है, इसका इसमें भी बहुत बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि इसको आप देखो, आप जनरली जब फ्रिज खोलते हो क्या होता है, ठंडा हो जाता है कि नहीं, तो रूम शुड बी कूल्ड, लेकिन यहीं पे आ जाता है काउंटर इंट्यूटिव बात, द रूम इज एक्चुअली हीटेड। कैसे? कैसे? हीट इंजन के नजरिए से आप चीज को सोचो। एक हीट इंजन करता क्या है? एक हीट इंजन एसेंशियली एक लोअर टेम्परेचर बॉडी है, ठीक, उससे वो हीट खींचता है, उसके ऊपर उसके वर्क डन करना पड़ता है, फिर
वो उस हीट को हॉटर बॉडी में फेंक देता है, राइट। नॉर्मली ये कूलर बॉडी इज द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर और ये हॉटर बॉडी इज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो वो फ्रिज से हीट खींचता है, फिर वर्क डन के थ्रू वो भेज देता है इवेंचुअली इन द एटमोस्फियर। अब अगर ये वाला भी एटमोस्फियर ही हो गया, मतलब उसने एटमोस्फियर से ही हीट खींचा, एटमोस्फियर पे ही वापस डाल दिया, तो गौर से एक चीज देखो, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन आ गया कि नहीं। आप जो फ्रिज में पावर सप्लाई कर रहे हो वो जा कहां पे रहा है, वो तो इन अ वे हीट करके इधर डालेगा ना। आपका QH इज बेसिकली QC प्लस W। तो वो जो आपने एनर्जी आप फ्रिज में डाल रहे हो वो टेक्निकली एज हीट एनर्जी। रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज कूल एनर्जी, वो भी एक हीट एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी ही है। तो आप हीट खींच रहे हो, उसके ऊपर आपका जो वर्क डन का एनर्जी है वो जुड़ के आप एज हीट एनर्जी बाहर दे रहे हो। तो इफेक्टिवली ये W अमाउंट ऑफ एनर्जी, W अमाउंट ऑफ हीट बढ़ता जा रहा है रूम में। द रूम इवेंचुअली गेट्स हीटेड। अरे अब जनरली आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, आप उसको एक दो सवाल लेके उतना फाइन ट्यून मत करो, वो आप पहले बेसिक्स सुधारो मॉड्यूल्स करके। इसीलिए बोलता हूं पहले मॉड्यूल करो, फिर यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल बुक्स। आप फिजिक्स गैलेक्सी उठाओ, आप शशि भूषण तिवारी उठाओ, आप पाथफाइंडर उठाओ, वहां पे आपको ये वेरिएशंस मिलेंगी। बट पहले उनको मत करने जाओ कि मेरे मॉड्यूल में तो ये नहीं है, उन बुक्स में है तो मैं पहले उसे उठाता हूं। नहीं, आप तब वो बस एक ही दो सवाल कर पाओगे, बाकी सवाल नहीं बन पाएंगे आपसे। सो ऑलवेज फर्स्ट यू डू मॉड्यूल्स। प्लीज पिक अप एनी नेशनल लेवल कोचिंग मॉड्यूल्स। नेशनल लेवल कोचिंग मॉड्यूल आप उठाओ, कोई भी नेशनल कोचिंग है उसका मॉड्यूल उठाओ, उसको पहले खत्म करो, फिर आप बाकी बुक्स पे देखो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन बिट्स पूर्वी, वो तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, डेटा चेक करके बताना पड़ेगा। लेकिन आप देखो डेटा अवेलेबल है पूरा। अभी आप एग्जाम पे फोकस करो। अभी आप जान भी लोगे कि ये कट ऑफ है, तो आप जितना पुश करो उतना पुश करो अपने स्कोर को। कट ऑफ जान के भी आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं, एक बार एग्जाम हो जाने दो, आफ्टर दैट वी विल ब्रिंग अ सेशन। चलो करके देखते हैं। x इज इक्वल टू x0 साइन स्क्वायर हालत में दिया हुआ है। साइन स्क्वायर को मेरे को साइन या कॉस नॉर्मल पे लाना है, तो मैं क्या करूं, 2 लगाता हूं और इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी करता हूं। करने का फायदा ये हुआ कि अब मैं इसको लिख सकता हूं cos 2 ओमेगा टी। बस अब आ गया SHM में। अब बोलोगे सर पहले तो 1 है, फर्क नहीं पड़ता। वो जो x0/2 माइनस x0/2 cos स्क्वायर ओमेगा टी है, वो जो पहला कांस्टेंट टर्म है, दैट जस्ट टेल्स कि उसका जो मीन पोजीशन है वो अलग पॉइंट पे है। उसके बाद वो इससे SHM कर रहा है, तो उसका ओमेगा क्या है, उसका ओमेगा इज बेसिकली 2 ओमेगा। मतलब माई टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। 2 कट गया, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट निरंज, करेक्ट बनी, इट्स ऑप्शन डी। ठीक है, अगला वाला। पार्टिकल एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड t1 while the corresponding period for another spring is t2. If the period of oscillation with 2 strings in series is t, तब the same particle is connected in all cases, तब क्या होने वाला है? What is the relation between t1 and t2? Time period of a spring mass system is t is equal to 2 pi root over m by k. स्प्रिंग्स आप सीरीज में लगाते हो तो स्प्रिंग का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। रेसिप्रोकल में ऐड होता है। आर्यन आप जो कर रहे हो दैट्स इनफ, आपको और कुछ नहीं करना है। उसी को अगर आप उतने सारे बुक्स कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस 2-3 सवाल कर रहे हो, बेटर आप 1 या 2 बुक उठाओ, अच्छे से पूरा खत्म करो। हो गया खत्म, उसको सेकेंड टाइम खत्म करो। मास्टरी ऑफ 1 बुक इज वे मोर इंपॉर्टेंट दैन आपने 10 बुक से 5 सवाल किए हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे ये बुक भी अच्छा है, वो बुक भी अच्छा है, हर बुक अच्छा है। आपको बस अच्छे से इस बुक पे मास्टरी उठानी है। करें इसको। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के। ये मास 2 पाई, ये तो सब तीनों के लिए सेम है, तो इट्स सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के। अगर मैं स्क्वायर करूं थ्रू आउट,
तो उसके बेसिस पे 1/k इज 1/k1 प्लस 1/k2, तो 1/k इज बेसिकली टी स्क्वायर, दैट इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। आ गया, बन गया हमारा ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन बी। माइनस कैसे आएगा, प्लस ही आएगा ना। आपका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/k इज 1/k1 प्लस 1/k2। ऑलराइट, अगला सवाल, एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर दिया हुआ है आपको। एम्पलीट्यूड चेंज होता है a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस गामा टी से। आपको उसको लेके उतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, गामा निकालना वगैरह नहीं, e टू द पावर गामा टी के टर्म्स में ही सॉल्व करो। आपको जल्दी करना है चीज को। 6 मिनट बाद 1/27 हो गया, तो 2 मिनट बाद कुछ तो चेंज होगा जरूर। विपिन हैज गॉन फॉर ऑप्शन सी। देखते हैं, तो मेरा a बाई ए नॉट जो है बेसिकली 1/27 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस गामा इंटू 6 मिनट्स का 6 छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगले वाले केस पे एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, लेट्स से इट्स 1/n दैट इज e टू दी पावर माइनस गामा इंटू 2, करेक्ट। 2 मिनट्स की बात की गई है। मैं क्या करूं, मैं यहां पे लगा देता हूं e टू दी पावर माइनस गामा इंटू 2 होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। और फिर अगर मैं क्यूब रूट कर दूं, मेरे को क्या मिला, e टू दी पावर माइनस गामा इंटू 2 दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑन दिस साइड विच इज 1/3। सो n इज बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 1/3, a नॉट बाई 3, ऑप्शन सी। ओपन ऑर्गन पाइप vibrating in its third overtone. Third overtone means for an open organ pipe that's essentially going to be first is main, third harmonic, fifth harmonic, seventh harmonic. So if you need, draw this out, इसको draw कर लो आप। ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो पहले हार्मोनिक में आप देखो जो हार्मोनिक नंबर है दैट्स एसेंशियली द नंबर ऑफ नोड्स, और एंटी नोड्स उसके डबल होते हैं, क्योंकि जो पहला ओवरटोन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें देखो नोड्स 2 हैं, एंटी नोड्स 3 है, राइट। तो आपका एंटी नोड नंबर है हार्मोनिक नंबर, और एंटी नोड नंबर है हार्मोनिक नंबर +1। अब ओपन ऑर्गन पाइप में थर्ड ओवरटोन मतलब क्या है, फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक मतलब नोड्स कितने होंगे, 4, और एंटी नोड्स होंगे 5। कहां है, हाँ, ऑप्शन सी, ठीक है। एक ही ड्रॉ करो, आपको पैटर्न दिख जाएगा तुरंत, 1 से 2 के अंदर ही आपको पैटर्न दिख जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एक एक करके मेरे को फिफ्थ, अगर ये थर्ड ओवरटोन की जगह फिफ्थ ओवरटोन दिया रहता, क्या आप 5 ऐसे ऐसे बनाते, नहीं, 2 बनाओ, पैटर्न देख लो, वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। मैंने इन दोनों से पैटर्न निकाल लिया कि हार्मोनिक नंबर इज सेम एज दिस और एंटीमोड नंबर, ये एटलीस्ट 2 बना के करना। आप सिर्फ इसके बेसिस पे जज मत करना, क्योंकि अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ना तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। तो मिनिमम 2 ड्रॉ करना कंसेक्यूटिव, उसके बेसिस पे जज करना। ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन डी। ये ऑर्गन पाइप है, ये अगर मेरा स्ट्रिंग होता तब ऑप्शन डी होता, क्योंकि स्ट्रिंग में 2 नोड आते हैं, एक एंटी नोड आता है, इसमें बता रहा हूं, पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला वाला देखते हैं। आप बोलोगे सर ये जब मूव करता है ऑब्वियसली डॉपलर इफेक्ट तो होगा, इसको फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, सही बात है, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। अज्यूमिंग ये फ्रीक्वेंसी f0 रिलीज करता है, इसको एक फ्रीक्वेंसी f1 सुनाई देगी, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड। अब जो वेव उधर जाके दीवार को हिट करके वापस आई, आप बोलोगे सर हमने वो वाला केस किया था, उसमें तो हमारा ऑब्वियसली यहां पे सेम f1 तो नहीं आता है, ये तो अलग सुनने को आता है, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला तो अलग है। लेकिन रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला जब आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपने किया था कि जो रिलीज करता है वही वापस उसी को सुन रहा है, यहां पे वो नहीं है, जो रिलीज कर रहा है, जो मूव कर रहा है वो नहीं सुन रहा है, ये बंदा सुन रहा है। तो आप उसकी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने जब उसका डिराइव किया था कि वो गाड़ी जा रही है हॉर्न बजाते हुए, दीवार से साउंड लग के वापस आ रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज है, वहां पे आप करते क्या थे, आप करते थे कि ओरिजिनली दीवार आपका स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, सोर्स मूविंग है, तो दीवार पे क्या फ्रीक्वेंसी हिट किया आप वो निकालते थे।
फिर आप करते थे कि अब दीवार सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है मूविंग टुवर्ड्स इट, तो फिर उसको क्या सुनाई देता है। लेकिन यहां पे आप देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क दीवार पे भी वही F1 फ्रीक्वेंसी मारेगी जो इसको मार रही है, और दीवार वही F1 फ्रीक्वेंसी ही एमिट बैक करेगा। अब दीवार और इस बंदे के बीच में तो कुछ वेलोसिटी, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो ये F1 रिलीज किया तो ये इधर से भी उसको F1 ही सुनाई देगा। अगर ट्यूनिंग फॉर्क के नजरिए से करते तो ट्यूनिंग फॉर्क को F1 नहीं सुनाई देता, क्योंकि F1 आ तो रहा है लेकिन ये खुद मूव कर रहा है उसकी तरफ, तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी 0, क्योंकि दोनों साइड से उसको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। समझ में आया? फिर से हम लोग 30 सवाल लेंगे, 30 सवाल हम सॉल्व करने वाले, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।